हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि श्रद्धा द्वारा दी गई किताब अग्नि की उड़ान के पहले पेज में श्रद्धा द्वारा लिखा गया था मनोज की उड़ान के लिए। यह पढ़कर मनोज का दोस्त पांडे आग बबूला हो गया और मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें श्रद्धा चाहिए या मैं। मनोज ने कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह सकता। इतना सुनते ही पांडे अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब आगे। एक दिन अविनाश और नवल भागते हुए मनोज के कमरे पर आ गए। मनोज से घबराए हुए स्वर में अविनाश बोला, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुखर्जी नगर के पुलिस चौकी में बैठा लिया है, जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर के पुलिस चौकी में पहुंचे तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया हुआ बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार ने कहा, यदि तुम पर केस बना दिया जाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाऊं केस? मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर घबरा गया, पर उसने बड़े शालीन तरीके से पूछा, क्या हुआ सर, क्या गलती हो गई गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के 3 साथी उसे छुड़ाने आए हैं तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। मना किए तो बोलने लगे, मैं एमपी में डीएसपी हूँ और यहाँ आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी औकात में रहूँ। मैंने जब पूछा कि एमपी में कहाँ पोस्टेड है तो कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे नकली पुलिस वालों से मेरा रोज का पाला पड़ता है। मैं इन पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का केस बना रहा हूँ। तीनों समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अविनाश ने हवलदार के कान में कहा, सर, इसे माफ़ कर दीजिए। पढ़ाई के बोझ के कारण डिप्रेशन में चला गया है बेचारा, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नवल ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती सर से बदतमीजी करते हुए? झूठे आदमी, माफ़ी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों में गिर गया। उसे शायद समझ में आ गया था कि अब अकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मनोज ने हवलदार से कहा, सर माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हवलदार पिघल गया। उसे ऐसे कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमकाकर ऐसे लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार बड़ा ही भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुँच गए। गुप्ता ने कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और इस हवलदार को सस्पेंड करना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। मनोज का देखकर पांडे ने उससे कोई भी बात नहीं की। मनोज ने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर महीने 2000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने अपने पापा को फ़ोन किया। जब तक वह अपनी बात कहता, पिता ने कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं है, मैं फिर सस्पेंड कर दो, मैं ना मानेंगो, डिप्टी डायरेक्टर को अकल ठिकाने लगा देंगो। मैंने भी ठोक के कह दी है कि भूखे मर जाऊंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से मनोज यह नहीं समझ सका कि इस बार उनके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वह इतना जरूर समझ गया कि उसे उनसे पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक ही चीज़ मिल सकती है, वह है उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी हार न मानने का हौसला। वह कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैंने आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले या ना मिले,
मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने भी प्रेरित किया, मनोज, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मुहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव को लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वे लोग बुंदेलखंड के खेतीहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें अब वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1000 रुपया किराया लगो है मोहब्बत तक को, मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी ने कहा। मनोज ने सोचने में एक पल भी गंवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट उस बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही भी कह रहे हैं या नहीं। इनका यह पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपनी मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि यह झूठ बोल रहा हो। मुद्दा यह नहीं है कि यह सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ नहीं रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1000 रुपये हैं? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1000 रुपये? श्रद्धा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूँ, अब मुझे इन्हें 1000 रुपये देना ही है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वालों से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे धुतकार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने तो उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उसे कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे? उसने पुजारी जी को समझाते हुए अपनी बात कही, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन में अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम सांसारिक लोग से ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। वो देखिए, वह छोटी सी बच्ची कैसी कातर निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था। वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों को बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी अच्छी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका भी मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। उन्होंने मनोज को आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके आगे अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पुजारी जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। उनकी बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देकर मनोज ने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया था। अब यह तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव हो जाएगा, यह वह जानता था। पांडे के साथ उसे पैसों की समस्या कम थी, लेकिन पांडे के जाने के बाद उसे एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1500 रुपये किराया खुद भरना पड़ेगा। यही समस्या उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने का था। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहता था, उसके साथ वाले कमरे में वरुण नाम का
सीनियर लड़का रहता था। इन दोनों कमरों से लगी हुई एक छोटी सी किचन थी जिसमें मनोज, वरुण और उसके रूम पार्टनर का खाना बनता था। इन लोगों का खाना बनाने का एक कुक आता था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे शामिल होगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। मनोज ने वरुण से बात की। वरुण सर, क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें? आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूँगा। बाजार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं ही कर दिया करूँगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाना के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा। वरुण और उसका रूम पार्टनर कुक की लेट लतीफ़ी और बेस्वाद खाने से पहले ही दुखी थे। मनोज के प्रस्ताव का उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने का और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। मनोज की भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अभी भी दिल्ली में रहने के लिए उसे किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन ग्वालियर में रहने वाला लड़का शरद दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। मुझे यदि दिल्ली में रहना है तो अब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई, मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चों के लिए 1000 रुपये तो हर महीने चाहिए ही। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है, मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा, श्रद्धा ने कहा। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज़ 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि उनके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वही स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने से पहले थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थी। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को साफ कर रहा था। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। वह डर के कारण 2 कदम पीछे हट गया। कुछ देर में एक महिला आई। मनोज ने उससे कहा, मैडम, मैं कार साफ करने का काम करता हूँ, क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? महिला सभ्य थी। उसने मनोज से विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ कर ही लेते हैं, वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर निराश मनोज वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, तुम्हें मैडम बुला रही है। वह वापस गेट के पास पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 2 घंटे हमारे कुत्ते को घुमा सकते हो? मनोज ने आज के पहले इस तरह के काम की न तो कभी कल्पना की थी, न उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस की समाज में क्या रेपुटेशन है, यह भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त ज़रूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना हैं तो सब पैसे कमाने के लिए ही। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास ही बहुत से लोग करते हैं, फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म? महिला ने 500 रुपये एडवांस में उसे दे दिया। वह खुश था, उसके दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाह रहा था। श्रद्धा कितना खुश होगी उसके काम मिलने से। वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल के पास पहुंचा। वह घंटी बजाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसके कुत्ते घुमाने से खुश होगी? क्या कोई लड़की
ऐसे प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी कुत्ता घुमाने का काम करता हो। उसे अचानक अपनी नई नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ में आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ता घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं उसका दोस्त उसे कुत्ता घुमाते हुए न देख ले, कहीं श्रद्धा उसे न दिख जाए। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्ते को छोड़ने जा ही रहा था कि उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज 2 घंटे शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस भी मिल गया है। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया है। उसने अपनी बात कह दी और श्रद्धा के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वर सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कि कहीं यह ज्वर उसकी आंखों से न बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। मनोज को शंका हुई कि कहीं श्रद्धा यह न कह दे कि कुत्ता घुमाने का काम मत किया करो। उसने डरते हुए कहा, कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने में साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर उसे देखती रही। फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वह गांधी विहार जाकर पांडे से मिल आए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने कंधे पर स्टार और IPS लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे पर कोई IPS आया है, पर नज़दीक जाकर देखा तो गुप्ता ने ही वह वर्दी पहनी हुई रखी थी। मनोज ने पूछा, गुप्ता, यह क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी नई रणनीति के कारण यह भेष बनाए हुआ था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और IPS लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, यह मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और IPS के इस तमगे से मोटिवेट होऊंगा। गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं यह वर्दी पहनकर रोज पढ़ाई करता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे IPS बनना है और उस हवलदार को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके ही रहूँगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपने अपमान को नहीं भूला था, बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रहा था। दोनों समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का गहरा असर हुआ है, लेकिन श्रद्धा को IPS की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी। वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कही, मनोज, तुम यदि IPS की वर्दी पहनोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूँगा कि उसने यह वर्दी कहाँ से खरीदी है। मैं भी पहनकर पढ़ाई करूँगा कल से। श्रद्धा मनोज के इस मजाक पर खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तो IPS बना हुआ देखना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका, मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से मजाक में कहा। मनोज का मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुराई। दोनों गांधी विहार के मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। दोनों पांडे के लिए रुक गए, पर पांडे उन दोनों के पास से बिना उनके तरफ देखे निकल गया। 2 महीने पहले दी हुई UP मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ग्रुप में से केवल अविनाश UP मुख्य परीक्षा क्लियर किया था। मनोज उत्तर प्रदेश UPSC की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी था। उसने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे लिखे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में हुए जाति दंगे के बारे में भी उसने अच्छे से नहीं लिखा था। इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका के गृह युद्ध और प्राचीन भारत में गणतंत्र के उत्तर भी अच्छे से नहीं लिख पाया था। उसकी तैयारी इतनी सघन नहीं हुई थी कि सभी प्रश्नों के उत्तर बेहतरीन तरीके से लिख सके। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे में बैठा था। अब उसके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए और उसे प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलता से दुखी होने से कोई लाभ नहीं, बल्कि चिंतन करने की जरूरत है कि असफलता क्यों मिली।
यही चिंतन तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग कर लेनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें इन विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम सही कह रही हो। मनोज को भी लग रहा था कि कोचिंग के अभाव में यूपीपीएससी का रिजल्ट खराब रहा है। मनोज कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। पिता कई महीनों से गांव नहीं आए थे। उसने माँ से कुछ पैसे मांगे तो माँ ने पिता को कोसना शुरू कर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसा? बाप ने तो कसम खा ली है कि नौकरी ठीक से ना करेंगे, चाहे मोड़ा मोड़ी भीख मांगे। उसने माँ से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाए फिर कुछ परेशानी नहीं होगी। निराशा के इस वातावरण में उसने माँ को बहुत दूर किसी उम्मीद की झलक दिखाई, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। माँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि एक भैंस पाल लूँ। राकेश के घर एक भैंस है, वो उधार दे रहा है। दूध बेच के खर्चा चला लूँगी। मनोज को माँ की कर्मठता पर रोना आ गया। कितनी अलग दुनिया है उसके घर की और गांव की। पता नहीं वह कभी अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा भी या नहीं। 3-4 दिन तक उसने पैसों की व्यवस्था करने की कोशिश की। बेटे को परेशान देखकर माँ ने फिर कहीं से उधार पैसे लाकर दे दिए। मनोज को गए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे कि अकेलापन श्रद्धा को घेरने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी उन सहेलियों से मिलना शुरू कर दिया जिनसे वह हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिलती थी। लेकिन 10 मिनट में ही उसका मन सहेलियों से बात करने में उबने लगा। उसने कॉलेज के हॉस्टल में भी कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह का सूनापन उसे महसूस नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। कोचिंग जाते समय या शाम को कोचिंग से वापस आते समय उसकी आंखें लोगों की भीड़ में से एक ही चेहरा तलाशती रहती, पर वहाँ वह चेहरा नहीं था। तमाम आवाज़ों में से उसके कान एक ही आवाज़ को सुनने के लिए तरसते रहते, पर वह आवाज़ वहाँ नहीं थी। बार बार वह अपनी बालकनी के नीचे सड़क की ओर देख आती, पर वह उस सड़क को वह दिखाई नहीं देता जिसे वह देखने के लिए तड़प रही थी। कहाँ है मनोज का गांव? कहाँ है उसका घर? उसे पता नहीं। कोई फ़ोन नंबर मनोज के घर का उसके पास नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि वह मनोज के दोस्तों से मिलने गांधी विहार ही चली जाए। शायद पांडे के पास मनोज के घर का या उसके आस पड़ोस का कोई नंबर हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वह अपनी किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करती, पर आधा घंटा पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता था। खाने का टिफिन उसका आधा अधूरा वापस चला जाता। उसकी भूख तो जैसे मर ही चुकी थी। अजीब सी स्थिति हो गई थी उसकी। उसने मनोज से कह दिया था कि वे पढ़ाई के दोस्त हैं, कोई अलग एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखना चाहिए, पर पता नहीं मनोज ने उस पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया था, उसका कहीं मन ही नहीं लग रहा था। अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालत मनोज की थी वही इस समय उसकी हो रही थी, लेकिन मनोज के इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आज समझ में आ गया था कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया होगा। मनोज दिल्ली आ गया। उसने श्रद्धा के हॉस्टल की घंटी बजाई। पैरों में पंख महसूस करते हुए श्रद्धा नीचे आई। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई। उसका अकेलापन दूर हो गया। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुर्सी पर बैठी श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती? आंसू छलक आए। मनोज चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव में और उसी स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे पिछले 5 दिन का सारा दर्द, अकेलापन, उदासी से निजात मिल गई हो। क्या हुआ श्रद्धा? मनोज ने पूछा। श्रद्धा के मन का पारखी मनोज शायद उसके मन की हालत समझ गया था। श्रद्धा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मनोज को देखती रही एकटक। उसने अपनी गीली आंखों की चुगली को छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। आंसू और मुस्कुराहट का कंट्रास्ट उसके चेहरे पर था। अजीब स्थिति थी उसकी। आंखें उसके प्यार को दिखाने को आतुर थी और मुस्कुराहट उस प्यार को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। श्रद्धा मनोज से कुछ कहना चाहती थी। यह कुछ कहने के लिए वह हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक वह अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांस रोके बैठा रहा। मनोज की अनुपस्थिति में उसकी याद श्रद्धा को बेचैन कर रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई थी। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने श्रद्धा के मन को विचलित कर दिया था, पर मनोज के आते ही उसका मन उसके नियंत्रण में आ गया था। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर अब शांत भाव का
पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह कुर्सी से उठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देखते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद कर दिए, अब पढ़ाई में ध्यान दो। लो, ये लेख बहुत अच्छा है, इसमें भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, तुम जोर से पढ़ो। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि इस लड़की को जीतना असंभव है। मजबूरी में उसने किताब रख कर पढ़ना शुरू किया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तो दोस्तों, क्या श्रद्धा अपने मन की बात मनोज को बता पाएगी? क्या मनोज और श्रद्धा में फिर से वही दोस्ती हो पाएगी जिसके लिए वे दोनों तड़प रहे हैं? देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।